वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम कुछ और पेपर्स ऐड ऑन कर लेते हैं, जिससे थोड़ी अच्छी सीरीज़ हो जाएगी हमारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो कुछ क्वेश्चंस हमने 2024 के डिस्कस किए हैं और अब हम थोड़ा और बात कर लेते हैं एक नए पेपर की, जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चंडीगढ़ पोस्ट क्लर्क। ये भी 2024 का ही पेपर है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट पेपर के डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ये देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को लेकर। तो पहला क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट देखिए, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंटरनेट इज कॉमनली यूज सर्विस टू द वर्ल्ड वाइड वेब। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए, जो आपका इंटरनेट है, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं दैट इज़ ग्लोबल, ठीक है। और इंटरनेट जो है वो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क है, यानी जो इंटरनेट टर्म है वो काफ़ी हैवी टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है। अगर हम बोलें पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वाया इंटरनेट, तो लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हम कह सकते हैं इंटरनेट को। लेकिन हम जब www की बात करते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, ये प्रोटोकॉल में भी काउंट होता है। www इज़ वन ऑफ द प्रोटोकॉल ऑफ TCP/IP मॉडल, ये आप TCP/IP मॉडल में भी देखोगे। और जो दो www है वो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट है। तो www इज़ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स तो है दैट आर एक्सेस्ड बाय इंटरनेट। और जो ये वेबसाइट्स हैं इनको हम इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस करते हैं, ओके। तो इंटरनेट इज़ कॉमनली यूज सर्विस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ HTTP is the protocol that web browsers and web server use to communicate with each other over the internet. This statement is true. और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP stands for हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी हम लोग इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले एड्रेस बार में लिखते हैं ना, HTTP इस तरीके से लिखा हुआ आता है, HTTP, और www.something abc.com हम लोग लिखते हैं। तो इसका इस्तेमाल यहाँ होता है। इसकी जगह कई बार HTTPS भी लिखा होता है। तो HTTPS में S स्टैंड्स फॉर सिक्योर या सिक्योर्ड, हम ऐसा कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है HTTPS में S स्टैंड्स फॉर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो आपकी सिक्योर्ड साइट्स होती है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, हमें फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है। जो सिक्योर्ड साइट हैं, जैसे कि बैंकिंग साइट्स, अगर बैंकिंग की नेट बैंकिंग आप ओपन करते हो तो आप चेकआउट करोगे कि वो HTTPS में ओपन हुई है इंस्टेड ऑफ HTTP। तो जो भी नॉर्मल साइट्स होती है वो सब की सब HTTP में ओपन की जाती है, ओके। तो आपकी पहली स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो जाती है, फॉल्स, क्योंकि इंटरनेट जो है वो काफ़ी ग्लोबल है और बड़ी चीज़ है। तो इंटरनेट इज़ कॉमनली यूज सर्विस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है और उन वेबसाइट्स का हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट पे। इसीलिए स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू। HTTP एक प्रोटोकॉल ही है, TCP/IP मॉडल का वन ऑफ द प्रोटोकॉल है HTTP, दैट वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। तो स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फिल अप। तो क्वेश्चन क्या है? अ कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ अ की मैट्रिक्स।
कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ हैं. Underneath the keys, when a key is pressed, it presses a switch that completes a. जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो क्या कंप्लीट करता है? एक सर्किट कंप्लीट करता है. दिस allows, एक सर्किट कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? करंट फ्लो होगा. तो दिस allows current to flow. The location of the key pressed is dash. The location of the key pressed is compared to a dash map to find the dash value of the key that has been pressed. कोई आंसर बता सकता है? किसी को आंसर पता लग गया हो तो बताना. 2 तो मैंने बता दिया ऑप्शन. तो भाई एक सर्किट बोर्ड है आपका. सबसे पहले उस सर्किट बोर्ड पे जैसे ही आप की प्रेस करते हो तो एक करंट फ्लो होता है. करंट फ्लो होने के बाद द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज कैलकुलेटेड. उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करेंगे. द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज कंपेयर्ड टू द कैरेक्टर. कौन सा कैरेक्टर आपने प्रेस किया है? लेकिन जो आपने कैरेक्टर प्रेस किया है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा. ABCD आपने कुछ प्रेस किया होगा वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज इज़ बाइनरी. तो जो भी कैरेक्टर आपने इनपुट करवाया है उसको आपने बाइनरी में बदलना पड़ेगा. ओके, टू फाइंड द डैश वैल्यू ऑफ द की. तो आप क्या फाइंड करोगे? बाइनरी वैल्यू ऑफ द की. दिस इज द आंसर. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. Next question. A smart home application that automates the controlling of lighting, temperature, entertainment and appliances is an example of ubiquitous computing कहते हैं इसे. इस कंप्यूटिंग का मतलब होता है वो कंप्यूटिंग जिसका इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं. वेयर कंप्यूटर इम्प्लाइज यूज़ ऑफ एनी डिवाइस. कोई लोकेशन हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकता है और कोई भी फॉर्मेट हो सकता है. मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ आपको यहाँ पर. वैसे दिस क्वेश्चन हमारे पास किसी एग्ज़ाम में डिस्कस नहीं हुआ है. ये हमारे पास एक नया क्वेश्चन है कह सकते हैं. वेयर कंप्यूटिंग इम्प्लाइज यूज़ ऑफ एनी डिवाइस. कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हार्डवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हो. एनी लोकेशन. जैसे यहाँ कहा गया कि लाइटनिंग यूज़ हो रही है, टेम्परेचर यूज़ हो रहा है और एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स टू द रिलेटिवली स्मार्ट डिवाइसेस एंड with high computing power being used today. Which of the following inventions contributed to reduce the physical size of computer? तो इस पे हम लोग जनरेशन पर आ जाते हैं कंप्यूटर के. अगर हम लोग बात करें जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की तो हमारे पास 5 जनरेशन है जैसा कि आप लोग जानते हो. और ये 5 जनरेशन्स में हम लोग डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. जैसे पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ. सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया. थर्ड जनरेशन में हमने IC. फोर्थ जनरेशन में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर दोनों का यूज़ हुआ. और फिफ्थ जनरेशन में ULSI. तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा गया कि कंप्यूटर्स, एक मिनट, उससे पहले हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की भी बात कर लेते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जहाँ पर आप लोग लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर करते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बात करें या रेलवे रिजर्वेशंस की बात करें तो वहाँ पर जो मेन PCs का इस्तेमाल हो रहा है दैट आर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. ये डेटाबेस स्टोर करते हैं. सर्वर के जैसे इन कंप्यूटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ओके, चलिए. कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स टू द रिलेटिवली स्मॉल स्मार्ट डिवाइसेस.
जब हमारे पास थोड़े से कंप्यूटर के साइज़ छोटे हो गए थे, उस टाइम पर हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी वो हमारी थर्ड जनरेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है आपको। देखिए, ब्राउज़र्स क्या होते हैं, एक आपके ब्राउज़र्स होते हैं, एक सर्च इंजन्स होते हैं ना। वेब ब्राउज़र की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गूगल क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, सी मॉन्की, www, दीज ऑल आर ब्राउज़र्स। और सर्च इंजन की बात करें तो गूगल, याहू, बिंग, डक डक गो, ये सब आपके सर्च इंजन्स हैं। तो अब वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में डिफरेंस क्या है? तो जैसे ही मैंने अपना पीसी ऑन किया तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र दिखे, बाय डिफ़ॉल्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट के कौन से वेब ब्राउज़र दिखे? एक तो मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखा, या मुझे दिखा माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज 2015 में आया है, ठीक है, उससे पहले हम लोगों को इंटरनेट एक्सप्लोरर ही दिखता था। अगर आप लोगों का आंसर मोज़िला फायरफॉक्स या फिर मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम है, तो उन्हें हम बाहर से इंस्टॉल करते हैं, वो हमें माइक्रोसॉफ्ट में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है, मतलब पहले से ही नहीं मिलता है इंस्टॉल, बाहर से हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन ये सब वेब ब्राउज़र्स हैं। जब हम इन्हें क्लिक करते हैं तब हमें अंदर मिलता है गूगल, या तो गूगल मिलता है, या याहू मिलता है, या बिंग मिलता है, ठीक है। दीज ऑल आर सर्च इंजन्स। तो सर्च इंजन को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? तो वो प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र्स प्रोवाइड करते हैं, ओके। इसके बाद HTTPS की हमने अभी भी बात की थी। HTTPS क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर्ड या सिक्योर्ड, जो भी आपकी वेबसाइट सिक्योर्ड है वो HTTPS में ओपन होने वाली है। उसके बाद URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये क्या करता है? किसी भी वेबसाइट का या किसी भी वेब पेज का एड्रेस बताता है कि ये इंटरनेट पे कहाँ पड़ा हुआ है, ये बताता है URL। नेक्स्ट इज़ कुकी। कुकी क्या होता है? दैट इज़ हिस्ट्री। अब आप अपना फ़ोन चला रहे हो, कई बार आता है ना उसमें कुकीज़ आपने अलाउ करनी है या डिनाई करनी है, इस तरीके का मैसेज आता है, बीच में कुकीज़ आती है। तो कुकीज़ क्या होती है? हिस्ट्री। अगर कोई मेरे फ़ोन में मेरी हिस्ट्री चेक कर रहा है तो उसको मेरे प्रेफरेंसेस पता लग गए, यानी उसने मेरी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर लिया। तो जो कुकीज़ हैं वो यूज़र की एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट करता है। ये स्मॉल फाइल्स होती हैं जो यूज़र की प्रेफरेंसेस या उनकी एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के ज़रिए पता लग सकता है कि हमने पूरे दिन में क्या काम किया है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए, ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र है सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूज़र टू व्यू वेब पेजेस। ब्राउज़र के ज़रिए वेब पेजेस सर्च आउट हो सकते हैं, तो ये हो गया ए। उसके बाद HTTPS क्या है? प्रोटोकॉल। HTTP और HTTPS बोथ आर प्रोटोकॉल्स ना। प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू सेंड डेटा फॉर वेब पेजेस अक्रॉस द इंटरनेट, करेक्ट, दिस इज़ फॉर बी। देन URL क्या है? URL is a text based version of a web address, करेक्ट, कि कोई भी वेब पेज या वेबसाइट इंटरनेट पे कहाँ पड़ा है, उसका एड्रेस क्या है। कुकी क्या है? एक ही ऑप्शन बच गया, अ टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स डाटा अबाउट अ यूजर्स ब्राउजिंग प्रेफरेंसेस, यानी हिस्ट्री, दिस इज डी। तो ये है आपका आंसर 85 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 86। ओके, अब ये 86 क्वेश्चन जो है ये 2024 चाइल्ड डेवलपमेंट के पेपर में आया है, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन अब UGC 2024 जो अभी जून में हुआ था, इसमें भी डिस्कस हुआ है, एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है। अब देख लो, कनेक्टेड है पेपर, कहाँ UGC, कहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर, ओके ना। तो ICT में ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है अभी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क के बारे में कौन सा करेक्ट है? इट हैज़ नो मूविंग पार्ट्स। तो भाई हार्ड डिस्क कैसी होती है? कुछ इस तरीके की आपकी हार्ड डिस्क होती है। ये जो दो प्लेट्स हैं इनको हम मैकेनिकल प्लैटर कहते हैं, और इसमें एक यहाँ पे रीड और राइट हेड होता है।
जैसे आप लोगों ने पुराने टाइम पर मूवीज़ में देखा होगा कि अगर सॉन्ग प्ले करना है तो एक गोल सी सीडी जैसा पड़ा होता है, उस पर कुछ इस तरीके से पड़ा होता है और वो ऐसे रिवॉल्व करता है और सॉन्ग प्ले होते चले जाते हैं। तो ऐसे ही रीड एंड राइट हेड का काम होता है, वो भी ऐसे ही रिवॉल्व करता है फाइल्स को लाने के लिए, रीड करने के लिए, या उसमें कोई एडिटिंग करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए कि फ़ाइल कहाँ पड़ी है, क्योंकि फ़ाइल्स तो यहाँ सेव है, इसके ऊपर सेव है ना। तो यानी जो आपकी हार्ड डिस्क है उसमें मूविंग पार्ट्स बिल्कुल होते हैं, तो मूविंग पार्ट्स हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। हार्ड डिस्क जो है दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, जैसे पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, SD कार्ड यानी मेमोरी कार्ड, ये एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के, CD, DVD, SSD। तो ऐसे ही हार्ड डिस्क इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट भी होती है और नॉन वॉलेटाइल भी होती है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, डाटा कैन नॉट बी इरेज्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, जैसे ही लाइट जाएगी तो डाटा इरेज नहीं होगा, रिटेन करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट यूजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू स्टोर डाटा। बिल्कुल, क्योंकि हार्ड डिस्क इज़ मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क इज़ एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर दो एग्जाम्पल्स आते हैं, एक फ्लॉपी डिस्क एंड एक हार्ड डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क को हम मैग्नेटिक डिस्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है जो है आयरन ऑक्साइड। तो यानी दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इज़ ट्रू बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, और ये क्वेश्चन आपके अभी UGC नेट 2024 में डिस्कस हुआ है, जून में। Next question. A computer processor will operate fastest when the data it wants is in. देखिए, ये आपका CPU है, ये आपकी रैम है यानी प्राइमरी मेमोरी, ये आपकी हार्ड डिस्क है यानी सेकेंडरी मेमोरी। तो हर एक फ़ाइल को CPU तक पहुंचना है, क्योंकि CPU इज़ अ प्रोसेसर, और किसी भी फाइल को क्लोज़ होना है, ओपन होना है, तो उसे पहुंचना ही है CPU तक। बिना CPU तक पहुँचे वो कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन CPU तक पहुँचने का प्रोसीजर क्या है, तो उन्हें सबसे पहले यहाँ लोड होना है, उसके बाद उनको CPU मिलेगा। यानी हर फाइल रैम यानी प्राइमरी मेमोरी में तो लोड होगा, उसके बाद उनको CPU मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों तो सेकेंडरी मेमोरी है और ये आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गया। लेकिन व्हाट इज़ कैशे, तो कैशे मेमोरी इज़ बिटवीन CPU एंड रैम। इन दोनों के बीच में एक मेमोरी पड़ी है जिसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं। तो रैम से CPU तक आने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना है, कैशे से CPU तक आने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो गई, मतलब पहले CPU तक फ़ाइल कौन सी पहुंचने वाली है, डेफिनेटली कैशे वाली फ़ाइल पहुंचने वाली है। तो इसका आंसर इज़ कैशे। ICT ज़रूर आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस देखो तो थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और काफ़ी घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ICT को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं, उनकी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं। तो आप ICT की वीडियोस चेक करिए, थ्योरी वाला पोर्शन करवाया हुआ है, ऑलमोस्ट 28 वीडियोस हैं, ऐप पे ही पड़ी है, उन्हें आप चेक करिए। पहले वो वीडियोस चेकआउट करो थ्योरी वाली, उसके बाद आप लोग MCQ पर आओ। ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट दिखेगा कि आपके सारे क्वेश्चंस ईजीली कवर अप हो रहे हैं, लेकिन अगर समझ के करोगे तब कवर अप हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको रट्टाफिकेशन करोगे तो आप लोग को आराम से आ जाएगा, तो नहीं। थ्योरी सब्जेक्ट डेफिनेटली है, लेकिन वैसा वाला थ्योरी नहीं है, समझना भी ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। ये भी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में किया हुआ है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, शेयरवेयर और फ्रीवेयर को लेकर पूछा गया ना, तो पहले मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ शेयरवेयर और फ्रीवेयर होते क्या है। तो शेयरवेयर क्या होता है, जो हमें ट्रायल बेसिस पे फ्री में मिलता है और बाद में पेड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, बाकी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँगी। जैसे याद रखने के लिए जियो, शेयरवेयर की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ये वाला सेम क्वेश्चन UGC नेट में भी पूछा गया है,
लेकिन ये शायद 2023 के पेपर में आया है, यही स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो ये भी यूजीसी का क्वेश्चन है, लेकिन ये 2023 में पूछा गया है। ओके, तो शेयरवेयर क्या है? जो सॉफ्टवेयर हमें ट्रायल बेसिस पर मिले हैं लेकिन आफ्टरवर्ड इट बिकम पेड, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर जियो, जैसे हमें फ्री में बांटा गया जियो, लेकिन बाद में वो पेड हो गया, ऐसे ही। लेकिन एक्चुअल एग्जाम्पल क्या आ रहे हैं इसमें? कुछ एंटीवायरसेस, OTTs जैसे नेटफ्लिक्स एंड ऑल है। तो एंटीवायरसेस में भी ऐसे ही है ना, पहले हमें फ्री में प्रोवाइड किया गया और जब वो ख़त्म हो गया तब हमें उसका न्यू परचेज़ करना पड़ा, नया वर्जन उसका। और OTT में भी ऐसे ही है, किसी भी वेब सीरीज़ का पहला वाला एपिसोड हमें फ्री में दिखा दिया, अब आगे हमें देखना है वेब सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हमें उसे परचेज़ करना पड़ेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम शेयरवेयर कहते हैं, जो ट्रायल बेसिस पर फ्री हैं लेकिन बाद में पेड हो जाते हैं। फ्रीवेयर क्या होता है? वो हमेशा फ्री हैं, कभी भी पेड नहीं होने वाले, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, ये सब। लेकिन आप उनका सोर्स कोड नहीं बदल सकते। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स कोड? जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है, तो वो आपको सामने दिख रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जैसे भी काम कर रहा है उसके पीछे कोई प्रोग्रामिंग की गई होगी, लेकिन उस प्रोग्रामिंग को हम बदल नहीं सकते। वो प्रोग्रामिंग इज़ सोर्स कोड, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी प्रोग्रामर ने करके बनाया है फेसबुक ऐसा। तो हम फेसबुक को फ्री में इंस्टॉल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम उस सोर्स कोड को नहीं छेड़ सकते, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। अब देखिए क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, शेयरवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट द यूजर्स कैन ट्राई आउट फॉर अ ट्रायल पीरियड ओनली बिफोर बीइंग चेंज, करेक्ट, ट्रू। Freeware is a software that the user can download free of charge, but they cannot modify the source code in any way, correct. Both statement are true, दोनों statements true हैं। Next question, देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? कंपेयर टू वर्ड प्रोसेसर। व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर? तो वर्ड प्रोसेसर होता है MS वर्ड। सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स सच एज नोटपैड एंड Emacs हैव लिमिटेड एडिटिंग फीचर्स। ओके, तो हम सबसे पहले ना टेक्स्ट एडिटर की बात करते हैं। टेक्स्ट एडिटर हम नोटपैड को कहते हैं। नोटपैड को क्यों टेक्स्ट एडिटर कहते हैं? क्योंकि इसका फाइल एक्सटेंशन इज़ .txt और वर्ड प्रोसेसर यानी MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन इज़ .doc या .docx, ठीक है। अब नोटपैड में हमारे पास कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं काम करने के लिए। डॉक्यूमेंट में अगर हमें काम करना है तो एडिटिंग के लिए बहुत लिमिटेड फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू MS वर्ड। बात ट्रू होती है ये। MS वर्ड के पास बहुत सारे फीचर्स हैं डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम, एडिटिंग का काम, मॉडिफिकेशन का काम इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड हम लोग MS वर्ड में करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, फाइल्स क्रिएटेड विद सिंपल टेक्स्ट एडिटर कैन नॉट बी ओपन विद वर्ड प्रोसेसर। बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी फाइल है अगर आपने नोटपैड में टाइप किया है तो क्या हम उसको वर्ड में खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। और वहाँ पर हम एडिटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है। सॉरी, यहाँ पर इसने बोला है कैन नॉट बी ओपन, तो हम ऐसा कर सकते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके, ये क्वेश्चन आपके चंडीगढ़ ASI में आया था 2022, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अबाउट ईमेल्स में 2 CC और BCC फील्ड्स के बारे में पूछा गया है।
तो पहले मैं इन फील्ड्स के बारे में आपको डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो जब हम ईमेल किसी को भेजते हैं तो उसमें टू CC और BCC लिखा हुआ आता है, टू CC और BCC आता है ना लिखा हुआ। CC का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये क्वेश्चन फुल फॉर्म को लेकर भी इम्पॉर्टेंट है। 2CC एंड BCC, CC और BCC की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अब अगर मुझे किसी को डायरेक्ट मेल भेजनी है तो मैं उन सब की मेल आईडी कहाँ रखने वाली हूँ, 2 में रखने वाली हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे टीम लीडर ने मुझे कहा है इन 10 लोगों को, 10 एम्प्लॉयज़, हम एक टीम में काम करते हैं और टीम लीडर ने मुझे कहा इन 10 एम्प्लॉयज़ को जो हमारी टीम में प्रेजेंट है इनको आप मेल भेज दीजिए, कोई एक पर्टिकुलर मेल दी है। तो जो टीम लीडर था उसकी मेल आईडी मैंने रखनी है CC में, और जो बाकी जो 10 लोग एम्प्लॉयज़ थे उन सब की मेल आईडी मैंने रखनी है 2 में। और जो 2 में मेल आईडी रखी गई है वो सब CC में जिसकी मेल आईडी रखी गई है उन्हें देख सकता है, और CC वाला डेफिनेटली 2 वालों को तो देख ही सकता है कि किन किन को मेल भेजी गई है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की मेल आईडीज़ देख सकते हैं कि CC में किसकी आईडीज़ हैं और 2 में किसकी आईडी है, ओके। अब BCC में हम उनकी मेल आईडीज़ रखते हैं जिन्हें हम हाइड करके मेल भेज रहे हैं। जैसे उस कंपनी का कोई CEO होगा या डायरेक्टर होगा तो उसे पता होना चाहिए कंपनी में क्या काम किया जा रहा है, तो उसको मैंने BCC में रख दिया। तो BCC जो है वो इन दोनों को देख सकता है। BCC को ये पता चलता है कि 2 में किसकी मेल आईडी रखी गई है और CC में किसकी मेल आईडी रखी गई है, लेकिन ये दोनों नहीं देख सकते कि BCC में किसकी मेल आईडी रखी गई है। यानी जब आपने किसी को हाइड करके मेल भेजना है तब आप उसकी मेल आईडी BCC में रखते हैं, लेकिन BCC कैन सी CC एंड 2, लेकिन 2 एंड CC वाले कैन नॉट सी BCC, ओके। अब आ जाइए क्वेश्चन पर, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है रेसिपिएंट्स इन द 2 फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इन BCC एंड CC फील्ड। रॉन्ग, 2 वाले नहीं देख सकते, 2 वाले BCC वालों को नहीं देख सकते क्योंकि हाइड करके मेल भेज रहे हो। रेसिपिएंट्स इन द CC फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेसेस दैट आर इन 2 एंड BCC फील्ड्स। रॉन्ग, BCC को अगेन CC वाले नहीं देख सकते। रेसिपिएंट इन द BCC फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इन 2 एंड CC। ट्रू, BCC वाले तो दोनों को देख सकते हैं लेकिन BCC को कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो C1 इज़ ट्रू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है यही बताना है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप सभी को पता है, और ये प्राइमरी मेमोरी ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो है वो रीड एंड राइट बोथ होता है, यानी आप उसमें रीड भी कर सकते हैं फाइल को और वहाँ एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो रैम कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटन टू। रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट, रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। ट्रू, क्योंकि जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल होता है। रैम में अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो डेटा इरेज हो जाता है अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए, क्योंकि रैम में एक्चुअली जो यूज़र्स की फ़ाइल है, जैसे सपोज़ मानो रिसाइकिल बीन है, ओके। रिसाइकिल बीन को अगर मैंने ओपन किया तो रिसाइकिल बीन, लाइट चली गई है तो रिसाइकिल बीन मुझे वैसे ही मिलने वाला है, वो इरेज नहीं होने वाला है, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन रिसाइकिल बिन जैसे भी कुछ काम कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग की गई होगी, उस प्रोग्रामिंग में हम किसी भी तरीके की कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। तो वो एक सिस्टम की फ़ाइल है, वो सब कहाँ सेव होती है, रोम में। अगर मैंने कोई फ़ाइल बनाई है यानी यूज़र ने कोई फ़ाइल बनाई है, अगर आपने उसमें कोई एडिटिंग करनी है तो आप कर सकते हो, और अगर उसको सेव नहीं किया है और लाइट चलेगी तो वो उड़ भी जाएगा, दैट इज़ वॉलेटाइल, तो वो रैम में सेव होता है। जो सिस्टम की फाइल्स हैं दैट आर सेव इन रोम, एंड यूज़र की फाइल्स जो हैं दैट आर सेव्ड इन रैम, ओके। तो रैम इज़ टेम्पररी स्टोरेज। Modern PCs typically have 2 TB to 32 TB of RAM. देखिए
मॉडर्न जो पीसीज हैं उनमें वेरी कर सकती है रैम। मैक्सिमम हम लोग जो अगर कंज्यूमर यूज़ में है, मतलब नॉर्मल यूज़ में है, तो हमें इतना लंबा चौड़ा रैम की ज़रूरत नहीं है। वो मैक्सिमम हम लोग जीबीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत होता है सफिशेंट। अगर मैक्सिमम जाओगे तो 1 TB बहुत है, उससे ऊपर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है अगर हम कंज्यूमर्स में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। और रैम जो होती है वो टेम्पररी स्टोरेज भी होती है, तो दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट एक बार देखिए, रैम कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटन टू, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि रैम में हम रीड एंड राइट बोथ कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट का मैंने पहले ध्यान से पढ़ा नहीं, सॉरी। तो आपकी पहली स्टेटमेंट इज़ ट्रू क्योंकि रीड एंड राइट बोथ कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू क्योंकि रैम इज़ वॉलेटाइल, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू बिकॉज रैम इज़ टेम्परेरी स्टोरेज एंड रोम इज़ परमानेंट, इसलिए। तो ओनली डी स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी ऑप्शन, क्योंकि रैम कंज्यूमर्स के लिए वेरी कर सकता है स्टोरेज में, और इतना लंबा हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम 2 TB या 32 TB तक ले जाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है इसका, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ओके, ये तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन देखिए, जिस फुल फॉर्म का क्वेश्चन है, इनमें से विच फुल फॉर्म इज़ रॉन्ग ये बताना है। तो GPS का फुल फॉर्म तो होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, दिस इज़ करेक्ट। GSM का फुल फॉर्म यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट नहीं है, मोबाइल कम्युनिकेशन आएगा यहाँ पर। तो यही था इनकरेक्ट जो हमने करेक्ट कर लिया है। और सिम का फुल फॉर्म करेक्ट है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और वाईमैक्स का भी फुल फॉर्म इज़ करेक्ट, जो है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ओके, तो GSM का रॉन्ग था जिसको हमने करेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ब्लूटूथ। अगेन सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बतानी है कौन सा ट्रू या कौन सा फॉल्स। तो ब्लूटूथ के लिए 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है, विच कैन बी यूज टू कनेक्ट अ हेडसेट टू अ मोबाइल फ़ोन, करेक्ट। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है और इसका इस्तेमाल हम लोग हेडसेट को मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ब्लूटूथ इज़ अ लॉन्ग रेंज वायरलेस, रॉन्ग। लॉन्ग रेंज नहीं होता, इट इज़ शॉर्ट रेंज। ओके, शॉर्ट रेंज है, तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ गया है। पहला स्टेटमेंट, द टूल विच इज़ यूज टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड क्लिप आर्ट, रॉन्ग। उसको हम क्लिप आर्ट नहीं कहते, वर्ड आर्ट कहते हैं। वर्ड आर्ट में आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट हैं उनको हम फैंसी तरीक़ों से लिखते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से लिखा सेमी सर्कल में या किसी एक एंगल पे हम लोगों ने लिखा, तो फैंसी तरीक़ों से जब टेक्स्ट को लिखा जाता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्लिप आर्ट नहीं। तो 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक है वर्ड आर्ट, एक है क्लिप आर्ट और एक स्मार्ट आर्ट भी होता है। क्लिप आर्ट में क्या होता है, तो क्लिप आर्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके PCs में फ़ोटोज़ पड़ी हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब मैंने वहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, तो जो इनबिल्ट फ़ोटोज़ पड़ी हैं PC के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड वो शो हो जाएंगी। ओके, और स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, स्मार्ट आर्ट में फ़्लो चार्ट्स बना सकते हैं आप कुछ इस तरीके के, या आप ये हिरारिकल टेबल बना सकते हैं, तो ये स्मार्ट आर्ट में बनते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द पर्पस ऑफ यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X फॉलोड बाय Ctrl+V फॉर अ सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ इन अ डॉक्यूमेंट इज़ टू कट एंड पेस्ट, करेक्ट। कट की शॉर्टकट कीज़ Ctrl+X और पेस्ट की शॉर्टकट कीज़ Ctrl+V, तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू है बट फर्स्ट वन इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS एक्सेल से क्वेश्चन आ गया है, सम का फॉर्मूला। इन MS एक्सेल फॉर्मूला आर इक्वल टू ईच अदर, कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है।
तो देखिए अगर मुझे सम निकालना है, मेरे पास कुछ इस तरीके से सेल पड़े हैं, A B C D ये सेल्स हैं, यहाँ लिखा है 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ कुछ वैल्यूज़ पड़ी हैं, अब इन वैल्यूज़ को मुझे ऐड करना है। तो पहली बात तो भाई ये है कि हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें थ्योरेटिकली आंसर करना है। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इक्वल टू सम ब्रैकेट पहले सेल का एड्रेस, बीच में कॉलन का साइन और लास्ट सेल का एड्रेस, ओके। इससे ये ऑटोमेटिकली इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता है और इस कॉलन को हम कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। अब आ जाइए कौन सा फॉर्मूला इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट वन करेक्ट है फॉर्मूला, इक्वल टू A3 + A4 + A5 + A6 करेक्ट है अगर आपको सम निकालना है। तो सेकेंड वाला भी करेक्ट है, इक्वल टू सम A3 से A6 का एडिशन हो जाएगा। कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग सम फॉर्मूला में, दिस इज़ रॉन्ग। और ये भी करेक्ट है, इक्वल टू अगर आपको सम निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमा के साथ सेपरेशन दे सकते हैं सेल के रेफरेंस यानी सेल के एड्रेस को, ओके। तो ये तीन करेक्ट हैं, A B एंड D अगर आपने सम निकालना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन है अबाउट द साइबर अटैक। तो विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ये बताना है, ओके। तो स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर जो होता है वो जासूसी तो करता है लेकिन CCTV के जैसे काम करता है, यानी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो रिकॉर्ड करेगा, स्पाईवेयर का ये काम है। तो स्पाईवेयर प्रिवेंट एक्सेस टू अ वेबसाइट रॉन्ग। नेक्स्ट, वायरस इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलिशियस कोड ऑन अ कंप्यूटर, करेक्ट। मतलब वायरस जो है, वायरस की फुल फॉर्म इज़ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। एक एंटर होगा लेकिन ये मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे बन जाते हैं, दैट इज़ रेप्लिकेटिंग। डिनाइल ऑफ सर्विसेज कैप्चर्स ऑल डेटा एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड टू ऑब्टेन पर्सनल डेटा, रॉन्ग। हमारे पास एक DDoS अटैकर होता है, एक टर्म है साइबर अटैक्स में DDoS अटैकर, कंप्लीट इसका नाम DDoS है, लेकिन कई बार इसको ऐसे पूछ लिया जाता है। फुल फॉर्म का वैसे बेसिकली क्वेश्चन बनता है इससे, फुल फॉर्म पूरी इसकी बनती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, लेकिन D कभी कभी हटा देते हैं एग्जाम में, तब डिनाइल ऑफ सर्विसेज बन जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या है, सर्वर को अटैक किया जाता है ओवर क्राउड करके। जैसे आप लोग लास्ट टाइम्स पर अपने फॉर्म फिल आउट करते हो लास्ट डेज़ में, तो बोलते हो ना सर्वर डाउन है, तो वो इन वजह से होता है क्योंकि ओवर क्राउड हो गया, तो सर्वर पे बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, तो सर्वर डिनाई कर देता है रिस्पॉन्स देने के लिए और सर्वर डाउन हो जाता है। जब सर्वर डाउन हो जाता है तब उसे अटैक किया जाता है ओवर क्राउड करके, ये काम होता है DDoS अटैकर का, ठीक है। तो यानी इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू है दैट इज़ B स्टेटमेंट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन MS Excel अ यूज़र मर्ज्ड एंड सेंटर्ड सेल A2 एंड A7, A2 सेल और A7 सेल है, ठीक है। इन दोनों सेल, ये दोनों अलग अलग सेल थे, A2 अलग सेल था और A7 अलग सेल था। अब किसी ने क्या किया, A2 और A7 को मर्ज कर दिया, यानी एक सेल बना दिया और उसको सेंटर कर दिया, मतलब सेंटर में अब लिखेंगे, एंड देन प्लेस द वैल्यू, और इसमें प्लेस कर दी वैल्यू 22.35 इन द मर्ज सेल। इफ़ द मर्ज सेल इज़ यूज्ड इन अ फॉर्मूला देन व्हाट रेफरेंस। अगर ये मर्ज सेल अगर आप किसी फॉर्मूला में इस्तेमाल करोगे तो इस सेल का क्या एड्रेस लिखोगे, क्या आप एनी सेल विद इन द मर्ज रेंज लिखा जाएगा, तो रॉन्ग। मर्ज सेल कैन नॉट बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस, कर सकते हैं इस्तेमाल। A7 लिखोगे तो नहीं, A2 इस सेल का एड्रेस बनेगा A2, ठीक है। किसी भी दो सेल्स को, जैसे यहाँ पर A2 अलग सेल था, A7 अलग सेल था, अब हमने इन दोनों सेल को मर्ज कर दिया, यानी एक ही सेल बन गया और इसके अंदर हमने वैल्यू लिख दी 22.5। तो इस सेल का रेफरेंस यानी सेल का एड्रेस क्या होगा जब आप किसी फॉर्मूला में इंसर्ट करोगे, तो इस सेल का एड्रेस विल बी A2 नॉट A7। दिस वॉज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ओके।
अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल हैज़ PPTX फाइल एक्सटेंशन। देखिए पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन .ppt भी होती है, लेकिन 2003 और 2003 के पुराने वाले वर्जन्स में .pptx फाइल एक्सटेंशन है 2007 से 19 में, और 21 में भी यही फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, लास्ट में एक्स लग जाता है। सेम ऐसे ही वर्ड में भी है और एक्सेल में भी है, सब में लास्ट में एक्स लग जाता है। अब क्या है क्वेश्चन देखिए, अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल हैज़ अ .pptx एक्सटेंशन वाइल अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टैम्पलेट। टैम्पलेट कौन सा इस्तेमाल करता है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, .potx टैम्पलेट्स ये इस्तेमाल करते हैं। टैम्पलेट्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स को टैम्पलेट्स कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन पावर पॉइंट स्लाइड इज कॉल्ड, इसको हम एनिमेशन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन रहता है ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। जब आप लोग मूवमेंट अप्लाई करते हैं, मूवमेंट ऑन स्लाइड्स, जैसे हम पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो उनमें मूवमेंट्स अप्लाई होती हैं कि स्लाइड कुछ इस तरीके से घूम के आ रही है या अप से डाउन आ रही है या वो रिवॉल्व कर रही है, ये जो मूवमेंट है जब हम लोग स्लाइड पर अप्लाई कर रहे हैं तो उस टर्म को ट्रांजिशन कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग यही मूवमेंट जो स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, स्लाइड के अंदर कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक टेबल हो गया और टेबल हो गया, उसके अंदर कोई पिक्चर्स इंसर्ट कर दी, जब यहाँ पर अप्लाई करते हैं तब हम उन्हें कहते हैं एनिमेशन। तो ये दो बातों में डिफरेंस रहता है और इन पर हमारा क्वेश्चन बन जाता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में एक पेपर और हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं, ये भी 2024 का ही पेपर था जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर था। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, और इसका अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो इसका पैटर्न अगर लिया गया है तो सिमिलर टू UGC है, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चन चंडीगढ़ ASI से भी आए हैं, एक दो क्वेश्चन चंडीगढ़, एक या दो क्वेश्चन चंडीगढ़ ASI का था और 2 से 3 क्वेश्चन UGC के थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। तो क्वेश्चंस अच्छे थे काफ़ी, ICT के आप लोगों को भी लगा होगा, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आप लोगों का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, ओके। क्योंकि थ्योरी हमारे एग्ज़ाम में थ्योरी नहीं पूछी जा रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, MCQs पूछे जा रहे हैं, तो उस थ्योरी पोर्शन से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं ये इम्पॉर्टेंट है करने, ओके। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए बी रेडी, और अगर आप लोग ने थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले थ्योरी पोर्शन कवर करिए, उसके बाद आप लोग MCQ की वीडियोस पर आइए, ताकि आप लोगों के लिए ICT काफ़ी आसान हो जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच।